नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजारों में जो तेजी थी वो थोड़ी सी फिसल आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। हम कॉर्पोरेट रडार में बातचीत करेंगे आज एक मेहमान से और जानेंगे कंपनी के नतीजों पर, विस्तार योजनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट देखिए, क्योंकि निफ्टी 9850 के नीचे आ चुका है। अब 44 अंक की गिरावट निफ्टी में देखी जा रही है। आज सुबह निफ्टी ने 9900 के पार अपनी ओपनिंग दी। 9910 9915 के आसपास के लेवल्स छुए, वहां से प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और अब बाजार करीब 65 अंक ऊपरी स्तरों से गिर चुका है। ये निफ्टी की पर्टिकुलरली बात हो रही है। सेंसेक्स में भी जो गिरावट आई है वो ऊपरी स्तरों से आई है और करीब 134 अंक नीचे आ चुका है। 32,033 या 32,100 के आसपास कहीं सेंसेक्स था और वहां से गिरता हुआ अब 31,900 आ चुका है, यानी कि करीब 200-250 अंकों के आसपास गिरावट सेंसेक्स में भी हायर लेवल से आ चुकी है। मेजर करेक्शन निफ्टी बैंक में है। अब निफ्टी बैंक देखिए, क्योंकि सुबह के ट्रेड में ही इसने खुलने कुछ मिनट के अंदर ही 150 अंक की गिरावट दिखाई थी। अब 114 अंक नीचे निफ्टी बैंक अभी है, यानी कि ऊपरी स्तरों से अगर अंदाजा लगाएं तो रफली निफ्टी बैंक करीब 250 अंकों के आसपास गिरावट दिखा चुका है। तमाम रिसेंटली लिस्टिंग वाले शेयर देखिए जिनमें तेजी देखने को मिली है, वो सब वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं। सब में ही अब गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत में जहां पे तेजी थी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने अब 10% नीचे। ये 10% गिरावट अभी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखें तो 745 का शेयर 626 आ चुका है, यानी करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर भी ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। हडको एक और नाम है जहां पे ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा आप एक बार नजर डालिए, जहां पर सीडीएसएल जैसे शेयरों में एक तरफा चाल दिखाई थी, लेकिन अब वहां पर भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों से वो शेयर भी टूटते हुए दिखाई पड़े हैं और रफली दिन के निचले स्तरों के आसपास ही वो अभी भी कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब आज की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। आज की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मिस्टर अजय अग्रवाल मौजूद हैं, सीएफओ साइंट लिमिटेड के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेटेस्ट से लास्ट चलते हैं। सबसे पहले इस तिमाही के जो नंबर आए हैं उसी के साथ ही शुरुआत करते हैं। एक कंसिस्टेंट नंबर आपने पोस्ट किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये नंबर जो हैं इस तिमाही के वो भी काफ़ी साउंड थे। आप क्या व्यू रखते हैं जो ग्रोथ कंपनी ने इस तिमाही में दिखाई है? क्या कुछ प्रेशर प्राइसिंग को लेकर या कुछ प्रेशर रुपी डॉलर की इक्वेशन को लेकर इस तिमाही में फेस किया कंपनी ने? मिस्टर अग्रवाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उनसे हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नंबर्स आपके सामने हैं। आय फ्रंट पर और मुनाफे फ्रंट पर भी मुनाफा 77 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है और आय के अंदर भी एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। अनुमान से स्लाइटली कम था मुनाफा, लेकिन फिर भी क्योंकि आंकड़ा जो है वो लगातार अच्छी ग्रोथ की तरफ ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। 96 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे का अनुमान था, स्लाइटली उससे कम आता दिखाई पड़ा। एबिट मार्जिन करीब 12.5%, जो कि 12.7% के कंपैरिजन में, और एबिट करीब 113 करोड़ रुपए, जो कि 120 करोड़ रुपए से स्लाइटली डिप के साथ आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो नंबर्स मोर और लेस अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जो आंकड़े के लिहाज से देखें तो मुनाफा और एबिट जो है वो थोड़ा सा नीचे आता दिखाई पड़ा। मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ दोबारा मौजूद है। मिस्टर अग्रवाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस तिमाही के नंबर अच्छे आए हैं, अच्छे नंबर्स कंपनी की लगातार पोस्ट भी कर रही है। स्लाइटली मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन उससे कम आते हुए दिखाई पड़े। क्या की फैक्टर रहे थे इस क्वार्टर के नंबर्स में? आपको और आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये क्वार्टर हमारा एकदम एक्सपेक्टेशन के अनुसार गया है और इस बार हम लोगों ने देखा है कि करीब रेवेन्यू में हम लोग का 13% ग्रोथ रहा, प्रॉफिट में करीब 18% का ग्रोथ रहा और हर तरह से बहुत अच्छा क्वार्टर है। खाली एक वर्टिकल में हमारा कुछ सीजनैलिटी के कारण इस क्वार्टर में रेवेन्यू कम रहा, मगर वो भी पूरे साल के लिए बिल्कुल ट्रैक पर है। तो मैं यही कहूँगा कि जो क्वार्टर है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और हम लोगों ने जो गाइडेंस दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा वो बरकरार है। ओके सर, कंपनी के सर्विसेज रेवेन्यू हाईएस्ट आए हैं इस तिमाही के अंदर। क्या अगर आप ज्योग्राफिकल ब्रेकअप दे पाएं इसका कि किस तरफ से कैसा कंट्रीब्यूशन रहा और कौन से जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वो कंपनी के लिए अच्छा रेवेन्यू ड्राइवर बन के आए हैं सामने? देखिए, अच्छी बात तो ये है कि जो ग्रोथ आ रहा है वो सभी ज्योग्राफीज से आ रहा है। स्पेशली जो एशिया पैसिफिक और यूरोप रीजन है उसमें हम लोग का 20% प्लस 20% से अधिक ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर। नॉर्थ अमेरिका में करीब हमारा 6% का ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर।
जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स एशिया पैसिफिक में हैं, जो हमारे नए कस्टमर्स का रैंप अप हो रहा है, इसके कारण एक्चुअली इट इज़ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ विच इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द ज्योग्राफीज। जी, एट्रिशन करीब करीब 18.5% है, जो कि लोएस्ट है 11 क्वार्टर्स के अंदर। एक अच्छा साइन भी है। गोइंग फॉरवर्ड, क्या आपको लगता है ये और डाउनवर्ड ट्रेंड पे आप कंपनी लेकर आ पाएगी या इसी रेंज में अब मेंटेन रखेगा? आपकी गाइडेंस क्या थी FY18 के लिए, क्या आपने रखी हुई है एट्रिशन को लेकर, और किस हद तक कंपनी उसको मेंटेन कर पा रही है? नहीं, कंपनी का बहुत अच्छा इसमें फोकस रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का 11 क्वार्टर का लोएस्ट एट्रिशन रहा है। आपको मालूम है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए जिससे ये एट्रिशन कम हुआ है, और हम लोग इस लेवल्स को बरकरार रखेंगे इस साल में, और वही हमारा टारगेट भी है। ओके, ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 12.8% के आसपास आए हैं। रफली 29 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिप एक उसके अंदर देखा है, वाई बेसिस पर भी, और सिक्वेंशियली भी करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिप है। क्या ये रुपी डॉलर की इक्वेशन जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया है, या ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कुछ एक ट्रबल कंपनी ने फेस किया है इस साइड पर? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मार्जिन का चेंज है वो बिल्कुल एंटिसिपेटेड लाइंस पर था। उसके दो ड्राइवर्स रहे। एक तो जो आपने कहा रुपी और डॉलर का जो चेंज हुआ है इस क्वार्टर में, उसका इम्पैक्ट करीब 3% है रुपी एप्रिसिएशन की वजह से। दूसरा, हम लोग इस क्वार्टर में हर साल कुछ वेज इंक्रीज देते हैं, उसका भी इम्पैक्ट रहा है। मगर बावजूद इसके जो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन का जो चेंज हुआ है, जो आपने कहा करीब ईयर ऑन ईयर 29 बेसिस पॉइंट्स, ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें 92% या 92% जो बिजनेस है वो सर्विसेज से है, और उसमें हमारी जो मार्जिन है वो बहुत अच्छी आई है। 14.6% हमारी सर्विसेज की मार्जिन है। तो मैं कहूँगा कि मार्जिन में कुछ भी कंसर्न नहीं है, ऑपरेशंस में इम्प्रूवमेंट है, उसी की वजह से मार्जिन एंटिसिपेटेड लाइंस पे आ पाई। ओके सर, अगर कंपनी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रफली जो मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है आपके लिए वो है यूएस। करीब 50-55% के आसपास के रेवेन्यूज आप वहाँ से डिराइव करते हैं। H1B वीज़ा एक और बड़ा इशू रहा इस पूरे स्पेस के लिए। क्या कोई कंसर्न कंपनी फेस कर रही है इससे रिलेटेड, और गोइंग फॉरवर्ड अगर इसे मिटिगेट किया जाए तो कैसे कर पाएगी? कितनी डिपेंडेंसी है कंपनी के H1B वीज़ाज पे? नहीं सुमित, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आज जो हमारी H1B पे डिपेंडेंस का सवाल है कि बहुत अच्छा हमारा डिफरेंशिएटर है। मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल हम लोग वीज़ा कंप्लायंट हैं। हमारे यहाँ केवल यूएस में 15% लोग ऐसे हैं जो H1B वीज़ा से गए हैं, बाकी जो 85% लोग हैं वो लोकल हैं। तो जो नया लॉ है उसमें हम लोग बिल्कुल उसके दायरे में कवर नहीं होते हैं, जबकि आप बाकी आईटी कंपनीज को देखेंगे तो ऑन एवरेज बेसिस 50% लोग H1B पे जाते हैं, उन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जैसा आपने कहा, यूएस मार्केट एक बड़ा मार्केट है हमारे लिए, मगर वीज़ा का हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, और उसको आज हम एक डिफरेंशिएटर मान के चल रहे हैं। ओके सर, कोई प्रेशर प्राइसिंग की फॉर्म में एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है क्लाइंट साइड से, क्योंकि नए रीनेगोशिएशन जो है क्या वो डाउनवर्ड साइड पे हो रहे हैं, और आने वाले समय में क्योंकि रुपी डॉलर की इक्वेशन इस तरह की है, आमतौर पे जो क्लाइंट्स हैं वो मांग करते हैं कि प्राइसेस को रीनेगोशिएट किया जाए लोअर एंड पर। क्या ऐसा कुछ आता है या फिर कोई क्लाइंट की साइड से कम्युनिकेशन? नहीं, मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल हैं। आज हमारे यहाँ और बाकी इंडस्ट्री में भी एक फैक्ट है कि जो कस्टमर्स हैं वो नेट बेसिस पे आपको प्राइस इंक्रीज नहीं दे रहे हैं। कुछ कस्टमर्स हैं जो आपको प्राइस इंक्रीज देते हैं, कुछ कस्टमर्स हैं जो आपसे डिस्काउंट मांग रहे हैं, और नेट ये एक स्टेबल सिचुएशन हम लोग के लिए है फ्रॉम मार्जिन पर्सपेक्टिव। ये डिस्कशंस चलते रहते हैं, मगर आज फैक्ट यही है कि हमको इस रियलिटी में जीना होगा कि प्राइस का प्रेशर हमेशा रहेगा, मगर वो स्टेबल है, यही एक अच्छी गुड न्यूज़ है। जी सर, कंपनी के एनुअल और अगर क्वार्टरली नंबर्स पे गौर किया जाए तो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे जो डॉलर रेवेन्यू है उनमें थोड़ा डिप देखने को मिला है Q4, Q3 और Q2 इन तीनों क्वार्टर्स के अंदर।
हालांकि Q1 तक आते आते वापस संभलने लग गए हैं नंबर्स। तो ये जो प्रेशर थोड़ा सा रहा था Q3 Q2 के नंबर्स के अंदर, क्या मतलब वन ऑफ कह सकते हैं इसे, और ये फार बिहाइंड है, कंपनी वापस से आगे चल चुकी है? लगातार एनुअल बेसिस पे तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं अगर डॉलर रेवेन्यूज़ की बात करें तो। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि उसमें एक वन ऑफ है। यदि आप देखें हमारा सर्विसेज बिजनेस, जो मैंने कहा इस क्वार्टर में 92% है या जनरली 90% है, उसमें हम लोगों ने करीब डॉलर टर्म्स में 3% से ज़्यादा का ग्रोथ देखा है। पिछले साल भी यदि आप देखें तो सर्विसेज में हम लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ किया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे नेचर ऑफ बिजनेस है, हम लोग 8 वर्टिकल्स में काम करते हैं तो प्लस माइनस चलते रहते हैं, मगर सर्विसेज में हम लोग का अच्छा ग्रोथ है। और लास्ट ईयर आपने देखा हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया था डबल डिजिट में, और इस साल भी हम लोग वही ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने वाले हैं। तो क्वार्टर 1 से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओके सर, रेवेन्यू वाइज जो रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करें तो एरोस्पेस एक बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है आपके लिए, और एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। गोइंग फॉरवर्ड कुछ नए क्लाइंट एडिशन इस स्पेस के अंदर कंपनी ने किए हैं, या कोई नेगोशिएशन जो बातचीत चल रही हो? ज़रूर, आई थिंक एरोस्पेस हमारा एक बहुत अच्छा हिस्सा है बिजनेस का। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक एक्विजिशन भी किया था पिछले साल में, करीब फरवरी 2017 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसके भी रिजल्ट्स हमको अच्छे मिल रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने सिंगापुर में एक MRO इंजीनियरिंग का एक्विजिशन किया था। जहाँ तक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें भी हमारा अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है। नए कस्टमर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे हम लोगों ने प्राग में, ईस्टर्न यूरोप में पहली बार एक नया डिलीवरी सेंटर चालू किया था। उसमें पहला काम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वर्टिकल के कस्टमर से किया। वहाँ भी एक अच्छे एरोस्पेस कस्टमर का एडिशन हुआ है। और यदि आप देखें कंपनी ने टोटल 30 कस्टमर्स इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। 30 कस्टमर्स हैव बीन एडेड इन दिस क्वार्टर, और एरोस्पेस में भी कस्टमर्स का एडिशन हुआ है। ओके, यूटिलिटीज एंड कम्युनिकेशन सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर सर आपके लिए, इनकी ग्रोथ अभी किस तरह से देखने को मिल रही है? दो हिस्से हैं। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। आप देखें जिस तरह का काम हम लोग करते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, तो पूरे एशिया पैसिफिक में हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 30% का ग्रोथ कम्युनिकेशन में देखा था। इस साल भी हम लोग 20% प्लस ग्रोथ कम्युनिकेशन में देखेंगे। लास्ट ईयर ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें $100 मिलियन का रेवेन्यू फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था, और उसके बावजूद हम लोग 20% प्लस ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एशिया पैसिफिक में हो या नॉर्थ अमेरिका में एक कैफ प्रोग्राम है, उससे हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। यूटिलिटी एंड GIS में भी इस साल हम लोग का अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा। यूटिलिटीज़ कंपनीज के साथ हमारे प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों वर्टिकल इस साल अच्छा ग्रोथ देंगे। ओके, $2 करोड़ से बड़े, यानी कि बड़े जो क्लाइंट्स एडिशन है वो कंपनी के पिछले 4 साल में हाईएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। FY17 में 5 नए बड़े ग्राहक आपने जोड़े हैं, जो कि 16 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, यानी 2 के कंपैरिजन में सीधे 5 पे शूट अप किया है। कुछ प्रोफाइल अगर आप बता पाएँ कुछ क्लाइंट्स का, और छोटे अगर क्लाइंट्स की बात करें, यानी कि ये तो बड़े क्लाइंट्स हैं जो कि अच्छे एडिशन देख रहे हैं, लेकिन छोटे क्लाइंट्स का प्रोफाइल किस तरह का है सर? मैं कहूँगा कि कस्टमर्स के नाम तो अभी मेरे पास या देना उचित नहीं होगा, मगर काफ़ी ऑल अक्रॉस दी बिजनेसेस हम लोग को अच्छे नए कस्टमर मिले हैं। मैंने एरोस्पेस के बारे में ऑलरेडी बात की। हमारे बाकी वर्टिकल्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो IENR में, वहाँ अच्छे क्लाइंट्स जो ऐड हुए थे उसमें ट्रैक्शन चल रहा है। मैंने आपको बताया चेक रिपब्लिक में हम लोगों ने डिलीवरी सेंटर किया था, वहाँ जो नया काम शुरू किया उसमें भी ट्रैक्शन चल रहा है। इट इज़ क्वाइट ऑल अक्रॉस दी वर्टिकल्स। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने एक बड़ा कस्टमर ऐड किया था यूरोप में, वो एक बहुत लार्ज अकाउंट है। तो हर वर्टिकल्स में कुछ नए कस्टमर्स के एडिशंस हुए हैं, कुछ इस क्वार्टर में हुए हैं, और कुछ जो पिछले साल में हुए थे उनका रैंप अप का बेनिफिट हमको इस साल में मिलेगा। ओके सर, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर एक चीज़ जो यूनिक हुई है वो है रुपए की चाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप मूव रहा है रुपए में, और बाकी करेंसीज का भी मूव जो है बहुत स्टीप रहा है। कितना हद तक कंपनी अपनी हेजिंग स्ट्रेटजीज को राइट साइज करती आई है? फॉरेक्स का इम्पैक्ट कैसा रहा, और क्रॉस करेंसी हेडविंड या टेलविंड स्पेशली इस बारी कैसे मिलता हुआ दिखाई पड़ा आपको?
देखिए, यदि आप देखें तो आपने सही कहा कि एक रुपी डॉलर की वजह से तो हम लोग को एक प्रेशर रहा, जिससे हम लोग की मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हुआ और मार्जिन्स लोअर थे। साथ के साथ यदि आप देखें हमारी अदर इनकम में, क्योंकि हम लोग की हेजिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। हम लोग हर साल जो हमारा फॉरवर्ड लुकिंग 70% ऑफ नेट इनफ्लोज रहते हैं रिस्पेक्टिव करेंसीज में, उसका हम लोग फॉरवर्ड कवर लेते हैं 12 महीने का, और उससे हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जो फ़ायदा है वो जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग मार्जिन में लूज़ किया, उससे ज़्यादा हम लोग को अदर इनकम में मिला। यदि आप इस क्वार्टर को देखें तो करीब हमारी फॉरवर्ड कवर्स पे ही इनकम जो है वो करीब 20 करोड़ है, और इस साल यदि आप देखें तो करीब हम लोग को 40 से 50 करोड़ का फायदा हमें फॉरवर्ड कवर्स पे होना चाहिए। तो उससे एक हमको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मिल रहा है कि जो भी हम करेंसी की वजह से लूज कर रहे हैं रुपी डॉलर में, वो हम लोग गेन कर पा रहे हैं। इसी तरह बाकी करेंसीज की भी जो आप बात करें, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उन सब में भी हम लोग की हेजिंग पोजीशन बहुत अच्छी है इस साल के लिए, और हम लोग ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में हैं अर्निंग्स ग्रोथ के लिए। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बातचीत कर रहे हैं आज की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर अग्रवाल मौजूद हैं, कंपनी के सीएफओ हैं। सर, अगला सवाल मेरा कैश को लेकर ही होगा। करीब करीब हाईएस्ट लेवल्स पे कैश कंपनी का पहुंच चुका है, 1032 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है। कोई एक्विजिशन जो कंपनी प्लान आउट कर रही है, या फिर अपने ट्रेडिशनल पीयर्स की तरह आप भी कोई बायबैक प्लान करने की सोच रहे हैं, बायबैक लाने की सोच रहे हैं? नहीं सुमित, आपने सही कहा। हम लोग का कैश कन्वर्जन बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार भी हम लोगों ने करीब करीब सर्विसेज में 50% ऑफ आवर इबिटा वी हैव कन्वर्टेड इनटू कैश। उसका करीब 65 करोड़ का कैश एडिशन हुआ। करीब 1000 करोड़ से ऊपर या 10 बिलियन INR से ऊपर हमारा कैश पोजीशन है। हम लोग अच्छा डिविडेंड देते रहे हैं, करीब 30% ऑफ नेट प्रॉफिट हम लोग कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 2 टेक्निकल एक्विजिशंस भी किए थे। हम लोग के एक्विजिशंस की पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है, और हमारा ये बिलीफ है कि जो हमारी नई स्ट्रैटेजी है सर्विसेज टू सॉल्यूशंस, और जो हमारे वर्टिकल्स हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। हम लोग के प्लान्स हैं करीब 300 to 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हम लोग अगले 5 साल में कर सकते हैं, चाहे वो M&A हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। तो राइट नाउ हम लोग अच्छा एक डिविडेंड देते रहेंगे शेयर होल्डर्स को, और ये पैसा हम लोग ग्रोथ में यूज़ करना पसंद करेंगे। मगर ये एक सवाल है जो हम हर 6 महीने 12 महीने वापस बोर्ड में बैठते हैं, हम लोग की कैश पोजीशन देखते हैं, हम लोग की कैपिटल एलोकेशन देखते हैं, और उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं। तो अभी मैं यही कहूँगा कि अगले 12 से 18 महीने तो हम लोग के लिए ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा, और उसके बाद हम लोग दोबारा इसको सोचते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। जी मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली भी बहुत एक्विजिशन किए हैं, रैंकसन उनमें से एक है, 2015 में एक्विजिशन किया था, और नंबर्स देख के साफ लगता है कि उसका वर्कआउट ठीक हुआ है, अच्छे से कंपनी ने उसको इजीली डाइजेस्ट कर लिया है। कुछ और ऐसे ही स्मॉल टिकट एक्विजिशन जो पिछले कुछ समय में कंपनी ने किए हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और ओवरऑल जो कंपनी की सब्सिडरीज है वो अब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, यदि आप देखें हमारे एक्विजिशंस को, जो हमारा एक पर्पस है एक्विजिशंस का वो यही है, जैसे हम बार बार कहते रहते हैं कि हमारा कस्टमर बेस एक बहुत अच्छा है। आज हर वर्टिकल में हम लोग के बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं। यदि आप देखें हमारी टॉप 30 कस्टमर्स जो हैं वो करीब 80-85% रेवेन्यू देते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज। आज जो हम उनके लिए सर्विसेज देते हैं वो लिमिटेड हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उन्हीं कस्टमर्स का हायर वॉलेट साइज ले सकें। इसके लिए हम लोग लगातार एक्विजिशंस किए। आपने देखा होगा एरोस्पेस में मैंने पहले भी बताया कि हमने 2 एक्विजिशंस किए। हम लोग ट्रेडिशनली डिज़ाइन में ज़्यादा फोकस करते थे, हम लोगों ने एक्विजिशन किया रिपेयर इंजीनियरिंग में, सिंगापुर में MRO इंजीनियरिंग की तरफ, वो बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें हम लोग हमारे जो एंकर कस्टमर है UTC ग्रुप, उसके साथ काम करते हैं। इसके अलावा हमने US में एक ऑटोमेशन ऑफ एवियोनिक्स के लिए एक्विजिशन किया, जिस कंपनी का नाम था सर्टॉन। वो एक्विजिशंस अभी फरवरी में हम लोगों ने किया था, वो बहुत अच्छा चल रहा है। एनालिटिक्स का हम लोगों ने एक्विजिशन किया था ताकि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ एनालिटिक्स भी प्रोवाइड कर सकें।
उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। उसमें हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो उतने फास्ट नहीं आए हैं जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर वो भी सही ट्रैक पर है और लॉन्ग टर्म में हमको फ़ायदा देगा। तो मैं यही कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस आर डूइंग वेल एंड दे आर ऑल ड्रिवन बाय आवर ग्रोथ एस्पिरेशंस एंड बाय आवर स्ट्रैटेजी। ओके मिस्टर अग्रवाल, कोई बड़ा क्लाइंट जिसके साथ कंपनी की अभी बातचीत चल रही है और कोई बड़ा ऑर्डर जो कंपनी बैक कर सकती है Q2 या Q3 तक? हाँ ज़रूर, हम लोग का ये एक लगातार प्रयास रहता है कि हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स हर वर्टिकल में, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल हो, हम लोग ने बहुत अच्छे कस्टमर्स एक्वायर किए हैं। अब यही प्रयास है कि उन रेफरेंस का कस्टमर्स के बेसिस पे हम लोग कौन से नए कस्टमर्स को ला सकते हैं। तो ज़रूर आपको कुछ अच्छे कस्टमर्स, कुछ गुड साइज कस्टमर्स सुनने को मिलेंगे अगले 2 क्वार्टर्स में। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अजय अग्रवाल अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपना समय दिया, कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब हमारे साथ टीएस हरियर मौजूद हैं। साइंट कैसे लगती है, किस तरह की चाल शेयर में देखने को मिल सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए। हरी, साइंट के नंबर्स आए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम आए, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले कुछ समय देखें तो नंबर कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने अच्छे दिए हैं। कैश अच्छा है, प्रमोटर का कहना, जो कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि डिप्लॉयमेंट ठीक होगा आने वाले समय में, नए कारोबार विस्तार को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो बायबैक भी किया जाएगा। इन चीज़ों को लेकर आपका व्यू क्या है साइंट पर? Company it has been a market performer despite all the problems in industry where it operates. Cyient definitely अच्छा performer रहा है और जो latest quarter के results आए हैं, while it's not outstanding, I think definitely in line with market expectation. तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आपके पास जो शेयर है तो definitely होल्ड करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं देंगे। ओके हरी, क्योंकि एक तरफ आपके सामने खड़े हैं बड़े पीयर जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां जो कि सही वैल्यू पर अवेलेबल है, 15 के 18 के मल्टीपल पर हैं। दूसरी तरफ आपके सामने कंपनीज हैं मिड कैप की, जैसे कि साइंट हुई, माइंट्री हुई, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां हुई। अब आपको अगर चॉइस दिया जाए तो आप क्या चुनना चाहेंगे? पूरे सेक्टर से जोड़ रहा है। जिस तरह कल टीसीएस का रिजल्ट आया था 10% लोअर प्रॉफिट, मैं मानता हूँ कि पूरा इंडस्ट्री बहुत ही प्रेशर में है और जो प्राइसिंग का प्रेशर है आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अक्रॉस दी लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो हम तो ये सारे सेगमेंट में न्यूट्रल है। मेरा सलाह यही है कि यदि आप मिड कैप आईटी होल्ड कर रहे हैं तो उसे होल्ड कीजिए, देखने की जरूरत नहीं है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। ओके ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरी अपना समय में देने के लिए। तो हरी का भी मानना है कि अगर साइंट आपके पास है तो आप होल्ड करें, आप अभी नया निवेश ना करें क्योंकि बाजार बहुत तेज़ी दिखा चुका है। थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट डार को तो यही समेटते हैं। हमने बातचीत की साइंट की मैनेजमेंट के साथ। शेयर अभी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ कामकाज कर रहा है। करीब 2 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी इसने ऑलरेडी दिखाई है, लेकिन बाजारों की अगर बात करें तो मार्केट्स में ऊपरी स्तर से जरूर प्रॉफिट टेकिंग है। 38 अंक नीचे है, 98353 का लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी करीब 100 अंक नीचे अब कामकाज कर रहा है। मेजरली जो फॉल आया है वो आया है नई लिस्टिंग के ऊपर। जिस तरह की एक तरफा चाल दिखाई थी तेजी में, उसी तरह की अब एक तरफा चाल दिखा रहे हैं बिकवाली में। सभी शेयर दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। आप किसी का एग्जाम्पल ले लें, CDSL, AU स्मॉल जैसी कंपनियां, वेंकीज जैसी कंपनी, जिनमें एक तरफा तेजी दिखाई आई थी, अब एक तरफा यहाँ पर मुनाफा वसूली आते दिखाई पड़ रही है। सभी दिन के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहे हैं। कुछ सडन स्पाइक जो है उसमें EIH लिमिटेड है, एकाएक तेजी शेयर के अंदर आई है। 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। एक सडन स्पाइक EIH लिमिटेड में आप देख पा रहे हैं 142 रुपए के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। करीब 1.25% के आसपास की बढ़त है। निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी यहाँ पे आई है। और इसके अलावा कुछ और नाम की अगर बात करें तो अवंती फीड्स को एक बार आप देखिए, सिंटेक्स इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसे शेयर हैं। अवंती फीड निचले स्तरों से रिकवरी है, करीब 1.5% के आसपास गिरावट अब खाली रह गई है। सिंटेक्स हालांकि 3% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल आज फ्लेवर में है, बायोकॉन, सिंजिन, सन फार्मा, उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा एडवांस, ये वो सब शेयर हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। एक अच्छी खरीदारी बनी हुई है।